जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लुसेंट बुक से एमसीक्यू के माध्यम से प्रश्नों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें हम लोग साइंस में फिजिक्स से यांत्रिकी चैप्टर को स्टार्ट किए हैं, जिसका 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम लोग 31 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, जो आज का क्लास 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। देखिए, त्वरण यानी एक्सीलरेशन, उसका ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। तो जो त्वरण होता है, त्वरण क्या होता है, हम लोग त्वरण किसको बोलते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोला जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, तो हम लोग त्वरण बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। इसे ए से इंडिकेट किया जाता है। अब ए इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो v माइनस यू बटा टी। v क्या है, तो जो v है वो अंतिम वेग है। u क्या है, तो u जो है सो प्रारंभिक वेग है, यानी शुरू का वेग है। तो यही वेग में जो अंतर है, यानी कि वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी में ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू वी माइनस यू बटा टी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। जो पदार्थ का संवेग और वेग, अब संवेग को हम लोग P से इंडिकेट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है P बराबर mv, मतलब मास गुने वेलोसिटी। और जो वेग होता है उसको हम लोग v से इंडिकेट करते हैं। अब ये दोनों में अनुपात पूछ रहा है, अनुपात यानी बट्टा, यानी कि संवेग का हो जाएगा mv बट्टा वेग का हो जाएगा v। अरे v से v क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या दे देगा हम m यानी मास, मास यानी कि द्रव्यमान। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, सी। संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है, भौतिक राशि, तो द्रव्यमान प्राप्त होती है। कैसे होती है, तो संवेग का फॉर्मूला होता है mv, वेग का भी से भी कट जाएगा, क्या बच जाएगा m। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है, फलांग के अचर में किसका आयाम होता है। तो इसमें कोणीय गति का आयाम होता है। इसको आप याद रखिएगा, डायरेक्ट बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फलांग के अचर में किसका आयाम होता है, तो कोणीय गति का आयाम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्त काल में क्या हो जाएगा। देखिए, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एक लड़की झूला झूल रही है, इसका एक फार्मूला होता है, आवर्त काल का फार्मूला होता है t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बटा जी। ठीक है, लंबाई और टाइम में क्या होता है, डायरेक्ट संबंध होता है। अगर लंबाई बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो टाइम घटेगा। और जो जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, इसका में उल्टा होता है। अगर ए बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, टाइम घटेगा तो ए बढ़ेगा। ठीक है, तो इस फार्मूला को याद रखिएगा। इस फार्मूला को अगर आप याद रखिएगा तो इस तरह के प्रश्न को हल कर पाइएगा। तो टी बराबर क्या होता है, 2 पाई इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। अब बोल रहा है एक लड़की झूला झूल रही है, वो बैठी हुई है, वो जब खड़ा होगी, वो जब आदमी कोई बैठा हुआ है तो उसका तो लंबाई कम होगा, वो आदमी जब खड़ा होगा तो उसका लंबाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब लंबाई उसका अगर बढ़ेगा तो खड़ा होगा तो क्या होगा, लंबाई उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक सेकेंड, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर, जो जब खड़ा होगी तो उसका लंबाई घट जाएगा, जब बैठी हुई रहेगी तो क्या होगा, लंबाई ज्यादा होगा। वो जब खड़ा होगी तो जो उसका दोलन है, वो दोलन का स्पीड बढ़ जाएगा। तो अगर दोलन का स्पीड बढ़ जाएगा तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कम जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम जाएगा, मतलब टाइम कम लगेगा, मतलब जल्दी जल्दी दोलन करेगी। क्योंकि जब खड़ा हो रही तो लंबाई क्या हो जा रहा है,
घटेगा, और अगर लंबाई घटेगा तो टाइम भी घटेगा। लंबाई और टाइम में डायरेक्ट संबंध है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। 35 बोलता है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कोई मेज घूर्णन कर रही है, ठीक है, उस पर एक लड़का आकर बैठ जाता है। अब बैठ जाता है मतलब कि लड़का का कुछ ना कुछ तो वेट होगा। अब वेट मतलब उसका उसके पास द्रव्यमान है। जब उसके पास द्रव्यमान हो, जब उस पर जाकर बैठेगा तो उसको क्या होगा, स्पीड ऑटोमेटिक से क्या होगा, कम जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम जाएगा। जो वेग है, वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगा, कम जाएगा, क्योंकि उस पर वेट आ रहा है। वेट आ रहा है तो उसका स्पीड स्लो हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 36 बोलता है, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसकी त्वरण दुगना हो जाती है, गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, भार दुगना हो जाता है। देखिए, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के बराबर 1/2 mv²। इसको याद रखिएगा। और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, mgh। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अगर वेग को हम दुगना करेंगे, ये v अभी v² है, अगर इसको हम 2 भी कर देंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना के 4v² हो जाएगा। यानी वेग क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। सॉरी, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। वेग को जब यहाँ हम दुगना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना के 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना, तो 4 गुना क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, सी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, कब, जब वेग को हम लोग दुगना करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। 37 बोलता है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि देखिए, एक होता है भार, एक होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान जो होता है वो हर जगह पे सेम रहता है, कभी नहीं बदलता है। द्रव्यमान नहीं बदलता है, याद रखिएगा। द्रव्यमान, और एक होता है क्या, भार। तो ये जो होता है द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है, स्थिर रहता है, सेम रहता है, हर जगह पे सेम रहेगा। चाहे चांद, पृथ्वी, कहीं पे उसको ले जाओ तो रोक, सब जगह पे सेम रहेगा। भार क्या है, ये बदलते रहता है, ये बदलते रहता है। जी के मान पर डिपेंड करता है, जी के मान घटेगा बढ़ेगा उसके अनुसार से बदलता है। जैसे कि चंद्रमा पर, तो जितना पृथ्वी पर भार होता है उसका चंद्रमा पर क्या होता है, 1/6 भाग होता है। कहाँ, चांद पे भार। ठीक है, तो भार क्या है, बदलते रहता है। द्रव्यमान क्या है, कभी नहीं बदलता है, ये फिक्स है। ठीक है, तो बोल रहा है कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। बोल रहा है द्रव्यमान परिवर्तन होता है, नहीं, द्रव्यमान नहीं परिवर्तन होता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय है, ये सही बोल रहा है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। जो द्रव्यमान है, मास है, वो स्थिर रहता है, हर जगह पे सेम रहेगा। अगर यहाँ पे आपका वजन 50 किलो है तो चांद पे भी आपका द्रव्यमान 50 किलो का होगा। वही भार चेंज हो जाएगा, भार वहाँ पे 1/6 हो जाएगा यहाँ का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय, मतलब बदलते रहता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। 38 बोल रहा है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय न हो। यह क्या, देखिए, कोई भी वस्तु पर उसका दिशा और स्थिति में जब तक परिवर्तन नहीं हो, जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ठीक है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, प्रथम नियम है। ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहेगी, गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, न्यूटन का गति का पहला नियम। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। 39 बोल रहा है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, कोई भी असंतुलित बल द्वारा किसी भी पिंड में जो उत्पन्न त्वरण होता है वो बल के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब डायरेक्ट होता है उसका, बल के अनुक्रमानुपाती, उल्टा नहीं होता। उल्टा में क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कोई भी असंतुलित बल किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण का बल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। 40 बोलता है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया में क्या संबंध है। देखिए, जो न्यूटन का गति का तीसरा नियम होता है वो क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होता है उसमें। तो इसमें क्या होता है, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं। जो क्रिया का प्रतिक्रिया होता है उसका संबंध क्या है, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर
हमेशा एक ही वस्तु पर होना चाहिए, नहीं, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्रिया के विपरीत प्रक्रिया होता है उसमें, गति का तीसरा नियम है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। 41 बोल रहा है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो ये क्या है? न्यूटन का गति का तीसरा नियम है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर में विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 42 बोल रहा है जल में तैरना न्यूटन के गति का किस नियम का कारण संभव है? तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम के कारण जल में तैरना है, ताकि हम जल पे पानी पे क्रिया करते हैं तो पानी भी हम के ऊपर क्रिया करता है, मतलब बल लगाता है ताकि हम उसमें डूबते नहीं और तैरते हैं। तो इसमें क्या होता है? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। हम लोग पानी के ऊपर बल लगाते हैं, पानी हम लोग के ऊपर बल लगाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। 43 बोल रहा है कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो न्यूटन का नियम है, पहला नियम है, जब भी कोई वस्तु विरामावस्था में बन रहा है जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं काम करता, प्रथम नियम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 44 बोल रहा है बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? तो जो बल की परिभाषा है उसको गति के प्रथम नियम के आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका ऐसे हो जाएगा। जो बल का परिभाषा है वो गति के प्रथम नियम से मिलता है। वही पूछ देगा बल का जो सूत्र होता है F बराबर ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, त्वरण। तो ये कहाँ से मिलता है सूत्र? ये गति के दूसरा नियम से मिलता है, ये गति का दूसरा नियम से मिलता है। तो इस चीज में आप कंफ्यूज मत करिएगा। अगर गति का दूसरा नियम से आपको सूत्र प्राप्त होता है, वही बल का परिभाषा अगर पूछता है बल का परिभाषा, तो बल का परिभाषा कहाँ से मिलता है? तो प्रथम नियम से मिलता है, ये प्रथम नियम से मिलता है। इस दोनों में कंफ्यूजन मत रखिएगा। पूछेगा बल का फॉर्मूला कहाँ से मिलता है, सूत्र F बराबर ma कहाँ से आता है? तो गति के दूसरे नियम से आता है। और पूछेगा बल का परिभाषा कहाँ से मिलता है? तो गति का प्रथम नियम से आता है। अब गति का प्रथम नियम क्या है? जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहेगी, और जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ये गति का प्रथम नियम होता है, इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। परिभाषा मिलता है गति के प्रथम नियम से और फॉर्मूला मिलता है F बराबर में गति के दूसरे नियम से। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। 45 बोलता है किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो कोई भी पिंड उस गुणधर्म को हम लोग बोलते हैं, कोई भी सीधी रेखा में या विराम रेखा में गति का परिवर्तन का विरोध करती है, उसको हम लोग जड़त्व बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। 46 बोलता है न्यूटन के पहले नियम क्या कहते हैं? तो न्यूटन के पहले नियम को हम बोलते हैं जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। जो न्यूटन का प्रथम नियम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं जड़त्व का नियम। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। 47 बोल रहा है गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? जो गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा है वो किस बल के कारण आगे बढ़ता है? बोल रहा है गाड़ी द्वारा घोड़ा पर आरोपित बल नहीं, गाड़ी द्वारा थोड़ी बल लगेगा, घोड़ा द्वारा गाड़ी पर बल नहीं, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर थोड़ी बल लगा रहा है, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। ये सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। जो पृथ्वी का गुरुत्व बल है वो पृथ्वी द्वारा घोड़ा के पैरों पर आरोपित बल लगता है जिससे घोड़ा ऐसे गाड़ी को खींचता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 48 बोलता है चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है? ये न्यूटन का प्रथम नियम होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहना चाहती है, और गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है जब तक उसमें कोई बाहरी बल न लगाया जाए, उसको बोलते हैं न्यूटन का प्रथम नियम। अब अगर गाड़ी चल रही है तो उसके साथ तो उसका बॉडी भी गतिशील अवस्था में है। अब गाड़ी जब ब्रेक मारती है तो गाड़ी तो रुक जाती है, लेकिन जो बॉडी है वो अगर गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है और वो आगे की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो जब भी कोई
अचानक ब्रेक लगाता है गाड़ी में तो व्यक्ति आगे की ओर झुकता है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम के कारण झुकता है। ठीक है, क्योंकि जो उसका बॉडी है वो गतिशील अवस्था में था, तो वो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहता है, वो गाड़ी ब्रेक लगा कर रुक जाती है, बॉडी आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। 49 बोलता है रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। जो रॉकेट की कार्य प्रणाली है वो गति का तीसरा नियम पर आधारित है, इसको संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। गति का तीसरा नियम पर है रॉकेट की कार्य प्रणाली। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। 50 बोल रहा है अश्व यदि एकाएक चलना शुरू कर दे तो अश्वरोही को गिरने की आशंका का कारण क्या है। देखिए, अश्व मतलब घोड़ा अचानक जब चलना स्टार्ट करता है या गाड़ी जब अचानक चलनी स्टार्ट करती है तो आदमी पीछे की ओर हल्का झुक जाता है। ठीक है, तो इसका क्या कारण है, तो विश्राम का जड़त्व, मतलब वो आदमी का जो बॉडी है वो विश्राम में था, तो वो विश्राम में ही रहना चाहेगा, और गाड़ी जब आगे बढ़ती है, घोड़ा जब आगे बढ़ता है तो उसका बॉडी पीछे छूट जाता है, तो पीछे झुका हुआ महसूस करता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। 51 बोल रहा है क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। देखिए, जब क्रिकेट का खिलाड़ी जब कैच पकड़ता है तो हाथ को पीछे खींचकर कैच पकड़ता है, क्यों, तो बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बॉल को विश्राम की स्थिति में लाने के लिए हाथ को हल्का पीछे की ओर खींचता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। 52 बोल रहा है बल गुणनफल है, बल F बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एम ए, एम मतलब मास, ए मतलब एक्सेलरेशन मींस त्वरण, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है क्या, बल, यानी कि द्रव्यमान त्वरण। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, तो गति के दूसरा नियम से प्राप्त होता है। बल किसका गुणनफल है, द्रव्यमान और त्वरण का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 53 बोल रहा है जब कोई व्यक्ति चांद पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, अब जब कोई व्यक्ति चांद पर जाएगा तो वहाँ क्या होगा, वहाँ भार कम जाता है, जो जितना भार पृथ्वी पर होता है, चंद्रमा पर भार कितना होता है, चंद्रमा पर भार 1/6 हो जाता है पृथ्वी का। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ 60 किलो का है तो वहाँ जाकर 10 किलो का हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर जाता है तो उसका शरीर में क्या है, पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन नहीं, मात्रा सेम रहता है जो उसका द्रव्यमान है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। भार में परिवर्तन, भार तथा दोनों, ये सही बता रहा है ऑप्शन नंबर बी। भार ऊपर घट जाता है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में भार 1/6 घट जाता है, और उसका मात्रा मतलब द्रव्यमान क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, मतलब सेम बना हुआ रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। 54 बोल रहा है यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या हो। देखिए, पृथ्वी मान लेते हैं, यहाँ केंद्र है, इधर क्या ध्रुव है, तो यहाँ केंद्र से अगर हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ता है, और सबसे कम जो जी का मान होता है वो ध्रुव पर होता है, सॉरी केंद्र पर होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हम लोग अगर केंद्र से ध्रुव की ओर जाएंगे तो क्या होगा, जी का मान बढ़ता है। तो बोल रहा है भूमध्य रेखा पर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, तो बढ़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा जी का मान कहाँ पे होता है, ध्रुव पे होता है। सबसे कम कहाँ होता है जी का मान, तो केंद्र पे होता है, इसको आप याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जी का मान कहाँ होता है, जी का मान तो ध्रुव पर होता है, ध्रुवों पर, और सबसे कम जी का मान, सबसे कम कहाँ होता है जी का मान, तो केंद्र पे, केंद्र पे। दोनों चीज को आप याद रखिएगा। तो बोल रहा है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा, और हम लोग ध्रुव से अगर केंद्र की ओर आएंगे तो जी का मान घटेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 55 बोलता है शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। देखिए, शरीर का वजन, अब वजन बोल रहा है मतलब भार, द्रव्यमान नहीं बोल रहा, भार। तो भार क्या होता है, ध्रुव पर अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पे जी का मान अधिक होगा, जी का मान अधिक होगा तो भार अधिकतम होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शरीर का जो वजन है, भार ध्रुव पर अधिकतम होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। 56 बोल रहा है व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है। तो वहाँ ऊंचा क्यों उछल सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। ठीक है,
चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है त्वरित त्वरण पृथ्वी की तुलना में वहां पे क्या है, कम है। वहां पे कम है अगर गुरुत्वाकर्षण, तो आदमी उछल सकता है ज्यादा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। 57 बोल रहा है 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य। अब कार्य W बराबर फॉर्मूला होता है F cos थीटा। अब 20 केजी का जो वजन है, ठीक है, और उसको 1 मीटर की ऊंचाई पर उसको पकड़ रखा उठा के। अब 1 मीटर पर ऊंचाई पर पकड़ रखा मतलब थीटा का मान क्या होगा, 90 होगा। ऊंचाई पर उसको पकड़ रखा है 1 मीटर, तो हाइट तो बिल्कुल सीधा होगा 90 डिग्री। अब cos 90 का मान क्या होता है, 0। बाकी इधर कुछ भी रहे सबको क्या कर देगा, 0 कर देगा। लेकिन ऑप्शन नंबर इसका शून्य, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। अगर ऊपर उठा कर उसको सिर्फ पकड़े हुए हैं तो कोई कार्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री हो जाएगा। cos 90 का मान 0 होता है, फिर इधर सबको 0 कर देगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 58 बोलता है एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है, उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो कार्य क्या करता है। तो कार्य क्या होगा उसका, कोई भी नहीं, कोई भी कार्य नहीं किया। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगर वो व्यक्ति दीवार को धक्का दे रहा है, दीवार विस्थापित नहीं हुआ, तो डब्ल्यू बराबर अगर एफ एस होता है तो इसमें एफ बल तो कुछ ना कुछ लगाएगा, और एस मतलब विस्थापन क्या हो गया, 0, कुछ नहीं होगा, तो सबको 0 कर देगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगर उस पर दीवार पर धक्का लगा रहा है और दीवार विस्थापित नहीं हो रहा है, तो कोई भी कार्य नहीं किया, कार्य 0 किया हो। अगर दीवार विस्थापित हो जाता है तो कार्य किया होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। 59 बोलता है पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों। तो अपना स्थायित्व को बढ़ाने के लिए आगे की ओर झुक जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जब ऊंचा हाइट पर चढ़ता है तो आगे की झुक कर चढ़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती है, क्यों। जो पीसा की ऐतिहासिक जो है दीवार, उसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। जो पीसा की ऐतिहासिक मीनार है वो तिरछी है, फिर भी नहीं गिरता है, क्यों नहीं गिरता है, तो उसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर गुजरती है, इसलिए वह तिरछी दीवार भी नहीं गिरती है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।